हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे मुग़ल एम्पायर के चौथे पार्ट का, जिसका नाम है जहांगीर। हमने इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है मुग़ल एम्पायर की शुरुआत की है, जिसमें हमने बाबर को जाना, अकबर को जाना, हुमायूं को जाना। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इनकी जो वीडियो है वो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जहांगीर कौन था, जहांगीर का परिवार, उसके बेगम नूरजहाँ से क्या रिश्ते थे, उसके राज्याभिषेक के बारे में देखेंगे। चित्रकला में जहांगीर की क्या रुचि थी, खुसरो के खिलाफ विद्रोह और अर्जुन देव की हत्या, जहांगीर की मृत्यु, उसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा। जहांगीर से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे हम उन सबको कवर करेंगे। और जहांगीर के समय में कौन कौन सी विदेशी यात्रियाँ हैं, जैसे अगर हम बात करें कि जो टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ रखी है, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जहांगीर कौन था। जहांगीर जो था वो अकबर का सबसे बड़ा बेटा था। चूँकि जो अकबर के जो बेटे थे और जहांगीर के जो छोटे भाई थे, जिनका नाम मुराद दालियान थे, इनकी जो मृत्यु है वो अकबर के समय ही हो गई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नशे करते थे, है ना। और जहांगीर का जो पहला विवाह है वो 1585 में मानबाई से हुआ। मानबाई जो थी वो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन थी। मान सिंह वही हैं जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इसके बाद जो जहांगीर का जो दूसरा विवाह है वो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से होता है। सलीम अकबर की मृत्यु के पश्चात नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के उपनाम से गद्दी पर बैठता है। अब हम देखेंगे जहांगीर के परिवार के बारे में। तो जहांगीर का जो वास्तविक नाम था वो था मिर्ज़ा नूर उल दीन बेग मोहम्मद खान सलीम। दरअसल अकबर जो है वो जहांगीर को सलीम नाम से ही पुकारते थे। जहांगीर तो उसके राज्याभिषेक के बाद पड़ा। जन्म तिथि की बात करें तो 31 अगस्त 1569 फतेहपुर सीकरी, मुगल साम्राज्य। ये फतेहपुर सीकरी वही है जिसको अकबर ने 1571 में जब गुजरात विजय के पश्चात फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। मृत्यु की अगर हम बात करें तो 28 अक्टूबर 1627 राजौरी, कश्मीर में हुआ था। पिता अकबर, माता मरियम। पत्नी की बात करें तो नूरजहाँ, साहिब जमाल, जगत गोसेन, मलिक जहाँ, शाह बेगम, खास महल, करमसी, सलीहा बानु बेगम, नूर अल निसा बेगम। बच्चों की बात करें तो खुसरो मिर्ज़ा, खुर्रम मिर्ज़ा। एक खुर्रम मिर्ज़ा जो जिसे शाहजहाँ कहा जाता है, ये आगे चलकर जहांगीर के बाद मुगल शासक का अगला एम्पायर यानी अगला शासक बनता है। और शहरियार मिर्ज़ा, जहांदर मिर्ज़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप जानेंगे कि जहांगीर के बेगम नूरजहाँ से क्या रिश्ते थे। तो सबसे पहली बात कि जब पहली बार मुगल सम्राट जहांगीर ने मिर्ज़ा गियास बेग की बेटी मेहरुन्निसा उर्फ नूरजहाँ को देखा। नूरजहाँ का जो वास्तविक नाम था वो मेहरुन्निसा था, और इसका नाम तो जब जहांगीर ने नूरजहाँ से निकाह किया तब उसके बाद इसका नाम नूरजहाँ पड़ा। नूरजहाँ का पहले से ही विवाह हो चुका था। यानी अगर हम नूरजहाँ के बारे में बात करें तो इसके पति का नाम था अली कुली बेग। और जब अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है तो अकबर की जो विधवा पत्नी है जिसका नाम सलीमा बेगम, उसकी सेवा में इसको नियुक्त कर दिया जाता है। और ये नूरजहाँ खूबसूरती के साथ साथ इसमें बहुत ही अनुभवी था। यानी कहने का मतलब है कि राज्य का संचालन करने में इसकी क्षमता अधिक थी। मतलब जहांगीर जो भी काम करता था वो नूरजहाँ से सलाह मशवरा करता था, और जो भी काम करता था उन सभी कामों में नूरजहाँ की समान भागीदारी होती थी। आगे बढ़ते हैं। तो 1611 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने मेहरुन्निसा की खूबसूरती पर लट्टू होकर उससे भी निकाह कर लिया। जब निकाह किया तो सम्राट जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहाँ की उपाधि दी, और इसके साथ ही जहांगीर ने अपने राज्य की सारी शक्तियाँ भी नूरजहाँ बेगम के हाथों में सौंप दी। नूरजहाँ को इतिहास में एक साहसी महिला के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसने जहांगीर के साथ उसके राजकार्य में अहम भूमिका निभाई है। और जहांगीर अपने शासनकाल में जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते थे वो नूरजहाँ से उसका सलाह मशवरा करता था। अब इसमें सबसे अहम बात ये हो जाती है कि नूरजहाँ बेगम ने एतमाद दौला का मकबरा बनवाया था। और ये एतमाद दौला का मकबरा इसलिए महत्वपूर्ण, इसलिए खास है क्योंकि ये मुगल कालीन वास्तुकला से बनाई गई पहली ऐसी इमारत थी जो सफ़ेद संगमरमर से बनी थी। और जहांगीर का राज तिलक देखते हैं। तो जब 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है तो उस समय सुल्तान सलीम मुग़ल बादशाह बनकर राजगद्दी पर बैठते हैं, यानी मुग़ल के अगले शासक बनते हैं, और फिर उसके बाद जहांगीर के नाम की पदवी धारण करते हैं। वहीं जब मुग़ल शासक जहांगीर की उम्र 36 साल की हुई तब उन्हें मुग़ल साम्राज्य की जिम्मेदारी एक आदर्श शासक के रूप में संभाली और कई सालों तक मुग़ल सिंहासन संभाला।
आप जानते हैं चित्रकला में अद्भुत रुचि, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि चित्रकला का उदय मुगल काल में आखिर कैसे हुआ। तो सबसे पहले चित्रकला की जो शुरुआत है वो हुमायूं के टाइम पीरियड में हुई, फिर उसके बाद अकबर के टाइम पीरियड में हुई। यानी हुमायूं के टाइम पीरियड में अच्छे अच्छे लोग थे, अब्दुल समद थे। अगर हम बात करें अकबर के टाइम पीरियड में तो दसबंद थे चित्रकार जो कि अनुभवी थे। जहांगीर के टाइम पीरियड में कई सारे चित्रकार थे, जैसे अबुल हसन हो गए, उस्ताद मंसूर हो गए, बेग हो गए, है ना, और ये बहुत ही ज़्यादा अनुभवी थे। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा चित्रकला प्रेमी था। उसने हेरात के अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी की थी। आप जानते हैं जहांगीर ने हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग करने की जो पद्धति है उसको समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर उसने छवि चित्रों, प्राकृतिक दृश्यों आदि का प्रयोग किया। जहांगीर के शासनकाल में कई सारे अनुभवी चित्रकार थे, जैसे अगर हम बात करें बिशनदास के बारे में, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर, फारूक बेग, दौलत आदि। जहांगीर के समय के जो प्रमुख चित्रकार थे वो बहुत ही खास थे। जैसे अगर हम बिशनदास के बारे में बात करें तो बिशनदास को जहांगीर ने फारस के जो शासक थे जिनका नाम था अब्बास, और उनके परिवार का छवि का चित्र बनाने के लिए इसको फारस भेज देता है। अगर हम अबुल हसन के बारे में बात करें तो अबुल हसन ने जहांगीर की जो हमने आत्मकथा देखी है जिसका नाम है तुजुक-ए-जहांगीरी। तुजुक-ए-जहांगीरी का जो फ्रंट पेज है जिसमें जहांगीर राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, एक्चुअल में उस राज सिंहासन का चित्र जो है वो अबुल हसन के द्वारा ही बनाया गया है। और अबुल हसन के द्वारा बनाए गए इस चित्र से जहांगीर इतना खुश हुआ कि उसने उसे नादिर उल जमा की उपाधि दे दी। और इसके अतिरिक्त जहांगीर के शासनकाल में अबुल हसन ने एक चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरी बैठी हुई उसका एक चित्र अंकन किया है, जो कि अभी वर्तमान में लंदन के एक लाइब्रेरी में स्थित है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें उस्ताद मंसूर की, तो उस्ताद मंसूर जो था वो प्रकृति दृश्यों और पशु पक्षियों का चित्र बनाता था, यानी इन चित्रों में काफ़ी माहिर था। और जहांगीर ने इसे नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो जाए, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी है, जबकि उस्ताद मंसूर को जो कि पशु पक्षियों का चित्र बनाता था उसे जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और एक खास बात यह आ जाती है कि मुग़ल चित्रकला में यूरोपीय कला का अगर प्रभाव दिखाई देता है, अगर हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में बात करते हैं तो मुग़ल चित्रकला में यूरोपीय कला का जो प्रभाव है वो अकबर के टाइम पीरियड में शुरू हुआ, लेकिन जहांगीर और शाहजहाँ के टाइम पीरियड में इसका ज़्यादा उपयोग होने लगा। और एक ख़ास बात ये भी है कि अकबर और हुमायूं के टाइम पीरियड में जो चित्रकला का जो पारसी प्रभाव था वो दिखाई देता था, लेकिन जहांगीर के टाइम पीरियड में पारसी प्रभाव को मुक्त कर दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बिशनदास के बारे में। बिशनदास जो है मनोहर चित्र करने में काफ़ी हद तक निपुण था। जहांगीर कालीन एक प्रसिद्ध चित्रकला मनोहर। अब देखो यहाँ बात क्या आती है कि तुजुक-ए-बाबरी में जहांगीर के जितने भी खास चित्रकार थे, अगर हम बात करें अबुल हसन की, उस्ताद मंसूर की, बिशनदास की, बेग की, दौलत खां की, ये सभी के सभी का जो है अंकन या कहें तो इनकी डिटेल्स जो है तुजुक-ए-जहांगीरी में है, लेकिन मनोहर का कोई भी नाम तुजुक-ए-जहांगीरी में नहीं मिलता है। जहांगीर ने अपने अग्रणी चित्रकार बिशनदास को अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाह के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था, क्योंकि जो जहांगीर का जो दोस्त था जो कि फारस में रहता था जिसका नाम था खान अब्बास को अपने और अपने परिवार के लिए एक ऐसा चित्र बनाना था जो कि फारस में सबसे अलग हटे, सबसे अलग दिखे, है ना। तो इसलिए क्या करता है जहांगीर, जो उसका सबसे खास था चित्रकार जिसका नाम था बिशनदास, तो बिशनदास को खान अब्बास के यहाँ भेजता है फारस में। फारूक बेग की अगर हम बात करें तो फारूक बेग भी जहांगीर के चित्रकारों में से एक था। इसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था जो कि जहांगीर का समकालीन था। अब बात करते हैं दौलत के बारे में। दौलत जो है वो फारूक बेग का शिष्य था। अब दौलत के बारे में हम बात ये आती है कि जहांगीर ने दौलत से कहा कि आप एक काम करो, आप ऐसे चित्र बनाओ जिसमें मेरे साथ साथ मेरे राज दरबार में जितने भी चित्रकार हैं, जैसे अगर हम बात करें दौलत बेग, फारूक बेग, उस्ताद मंसूर और जो दसवंत बसावन, सभी के बारे में सभी का एक चित्र बनाओ जिसमें सभी हों, और साथ ही अपना भी चित्र बनाओ।
तो ये क्या किया था दौलत बेग ने, सभी का चित्र का अंकन किया था, साथ साथ अपने भी चित्र बनाया था। आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे खुसरो के विद्रोह के बारे में। खुसरो के विद्रोह में एक बात साफ झलकती है कि मुगल सम्राट जहांगीर जब मुगल सिंहासन की बागडोर संभाला तो उसका जो बड़ा बेटा था खुसरो, उसको लालच हो गई कि अब जहांगीर के बाद अगला शासक मैं ही बनूंगा। तो 1606 में षड्यंत्र रचकर उसने आक्रमण करने का फैसला लिया, जिसके बाद जहांगीर की सेना और खुसरो मिर्जा के बीच जालंधर के पास युद्ध हुआ, जिसमें जहांगीर की सेना ने खुसरो को पराजित कर दिया। अब यहाँ बात ये आती है, एक बात कही जाती है कि जब खुसरो पराजित हुआ तो जहांगीर ने गर्म राड से उसकी आँखों को चुभो दिया था और बाद में उसने उसको बनवाने की कोशिश भी की, परंतु उसकी आँख बन ना सकी। फिर आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या। सिख गुरु अर्जुन देव की शहादत के पीछे 3 लोगों की दुश्मनी थी। यानी अपने को क्या है कि हम एक चीज़ देखते हैं कि कभी भी अगर कंडीशन या परिस्थिति हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तो हमें अगर सबसे ज़्यादा हानि होती है तो अपने परिवार से ही होती है या अपने आसपास से होती है, पराये से नहीं होती है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर अपने परिवार में ही कोई विश्वासघात करेगा तो हमारे लिए तो बहुत बुरा साबित होगा ना। जैसे अगर हम बात करें अर्जुन देव के बारे में, अर्जुन देव एक महानायक थे, सिख धर्म के 5वें गुरु थे और उनके द्वारा किए गए जो भी काम थे वो बहुत ही अच्छे थे। वो धर्मपरायण थे और सभी धर्मों के प्रति समान भावना रखते थे, चाहे अगर हम हिंदू की बात करें, सिख की बात करें या मुसलमान की बात करें, सभी धर्मों के प्रति समान भावना रखते थे। इसीलिए उनको सभी लोग समान दृष्टि से देखते थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गुरु अर्जुन देव की शहादत के पीछे किन लोगों का हाथ था। तो 3 लोगों का हाथ था, उसमें था पृथ्वी चंद, चंदू और जहांगीर। ये 3 लोग थे। अब एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये कौन थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पृथ्वी चंद के बारे में, जो सिख धर्म के जो चौथे गुरु हैं, जिनका नाम था अमरदास। अमरदास के जो पुत्र हैं जिनका नाम था पृथ्वी चंद। एक्चुअल में जो पृथ्वी चंद है वो ये सोचते हैं कि गुरु अमरदास जो उनके पिता हैं, उनके बाद सिख धर्म की अगली गद्दी पर मैं बैठूंगा। लेकिन एक निर्णय, एक नियम के अनुसार सिख धर्म में ऐसा होता है कि जो उस गद्दी पर बैठता है वो एक महान नायक, एक निर्माता होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, सभी धर्मों के प्रति समान भावना रखने वाला होना चाहिए। लेकिन पृथ्वी चंद को ये लगने लगा कि नहीं, मैं तो अमरदास का सबसे बड़ा बेटा हूँ, मैं ही राजगद्दी पर बैठूंगा। जब वो राजगद्दी पर नहीं बैठा, उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई, तब वो क्या करता है कि जो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव, जो कि अमरदास के बाद राजगद्दी पर बैठते हैं, तो उनके प्रति ये दुश्मनी मोल ले लेता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं चंदू। चंदू की अगर हम बात करें तो चंदू जो था वो गुरु अर्जुन देव से वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था। यानी गुरु अर्जुन देव के जो पुत्र थे हरगोविंद से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता था। लेकिन जब गुरु अर्जुन देव ने स्वीकार नहीं किया तो चंदू ने क्या किया कि अर्जुन देव से दुश्मनी मोल ले ली। अब यहाँ बात करते हैं कि जहांगीर कैसे दुश्मन हो गया गुरु अर्जुन देव का। तो उस समय क्या था कि अर्जुन देव का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, क्योंकि ये सभी धर्मों के प्रति समान भावना रखते थे, लोग उनको मानते थे। मानने के साथ साथ लोकप्रियता उनकी दिनों दिन बढ़ रही थी, चाहे हिंदू की बात करें या मुसलमान सिख, समान रूप से हो गई थी। उन्हें लोग हरमन प्यारा के नाम से कहते थे और इस कारण जहांगीर को डर लगने लगा कि मेरे होते हुए कोई कैसे ऊपर उठ सकता है। और फिर उसके बाद इसने गुरु अर्जुन देव से दुश्मनी मोल ले ली। अब यहाँ क्या होता है कि चंदू पृथ्वी चंद्र की पहुँच जहांगीर के पास इसलिए सहज हो गई क्योंकि इन तीनों का मकसद एक ही था, अर्जुन देव को हटाना। अब यहाँ क्या होता है कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को बंदी बना लिया और उन्हें मृत्युदंड की सज़ा सुना दी। अब गुरु अर्जुन देव को चंदू को सौंप दिया। चंदू ने 3 दिनों तक बहुत ही यातनाएं दी, लेकिन अर्जुन देव ने अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे, अंततः धर्म की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसे सिख गुरु को नमन है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे जहांगीर की मृत्यु के बारे में। साल 1627 में जब मुगल सम्राट जहांगीर कश्मीर से वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में लाहौर में तबीयत बिगड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जहांगीर के मृत शरीर को अस्थायी रूप से लाहौर में रावी नदी के किनारे बसे बागसर के किले में दफनाया गया। फिर बाद में क्या होता है कि जहांगीर की जो बेगम है नूरजहां, उसने जहांगीर के लिए भव्य मकबरा का निर्माण करवाया, जो कि आज भी लाहौर में स्थित है और कई सारे पर्यटकों के माने लोगों के लिए खूबसूरती का केंद्र है।
अब जहांगीर की आत्मकथा के बारे में जानेंगे। जहांगीर को लिखने का बहुत ही शौक था। जहांगीर द्वारा शुरू की गई किताब तुझ के जहांगीरी नाम की आत्मकथा को मोतबिंद खान द्वारा पूरा किया गया। इस तरह जहांगीर ने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारी। लेकिन जहांगीर को शराब से लत थी, क्योंकि जहांगीर के जो भाई थे और अकबर का जो बेटा था वो ऑलरेडी शराब के कारण मर चुके थे और जहांगीर को भी शराब की बहुत ज़्यादा लत थी। लेकिन उसने अपने जीवन काल में कोई महत्वपूर्ण लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन अपने पिता अकबर द्वारा रखी गई मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव थी उसको कमज़ोर भी होने नहीं दिया। फिर आगे बढ़ते अब जानेंगे जहांगीर के समय आए विदेशी यात्री के बारे में। तो सबसे पहले आए थे विलियम हॉकिंस और विलियम फिंच। ये दोनों एक ही जहाज़ पर आए थे। 1608 में सूरत पर उतरे और विलियम हॉकिंस जो था वो एक्चुअली में जेम्स प्रथम का जो राजदूत था विलियम हॉकिंस, वो अकबर से मिलने आ रहा था, लेकिन अकबर की उस समय हो जाती है देहांत। तो फिर उसके बाद जब जहांगीर के राज दरबार में गया तो जेम्स प्रथम का पत्र और 25,000 स्वर्ण सिक्के लेकर उसके दरबार में 16 अप्रैल 1609 को प्रस्तुत किया। चूँकि विलियम हॉकिंस जो था वो अनुभवी था, उसको सभी भाषाएं का अच्छी तरह से ज्ञान था, यहाँ तक कि उसको फारस और तुर्की का भी ज्ञान था। लेकिन जो मुग़ल की जो राज दरबार है की जो भाषा है जिसका नाम है फ़ारसी, तो फ़ारसी में उसने अनुमोदन ना देते हुए तुर्की भाषा में जहांगीर के सामने अपना अनुमोदन प्रस्तुत किया। और इसी ने एक बात कही थी कि चांदी भारत में आती ही आती है, जाती नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें विलियम फिंच के बारे में, तो इसने अनारकली का जिक्र किया है और उसके मकबरे तक पहुंचने वाला पहला अंग्रेज है विलियम फिंच। पलकोनग आया था 1612 में, विलियम एडवर्ड आया था 1615 में, कैप्टन निकोलस डाउन के बारे में एक बात कही जाती है कि जहांगीर के राज दरबार में आया था, जहांगीर के समय आया था, लेकिन आगरा तक नहीं पहुंच पाया। उसका कारण ये था कि जब 1615 में गुजरात के तट पर उतरा तो वहाँ का जो सूबेदार था मुकर्रब खान ने इसको वहाँ रोक लिया और आगरा नहीं जाने दिया। फिर निकोलस विलिंगटन के बारे में बात करते तो 1614 में आगरा आया, उसने सती प्रथा का जिक्र किया था। टॉमस रो की बात करें तो 1615 में अपने गुरु पादरी एडवर्ड टेरी के साथ भारत आया था। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये जहांगीर का कुछ खास था, ऐसा हम बोल सकते हैं। फ्रांसिसो पेलपट की बात करें तो ये डच यात्री 1620 में भारत आया था। इसने जहांगीर ने इसे जो फ्रांसीसी पेलसट है इसको जहांगीर ने आगरा के टकसाल का अध्यक्ष बनाया था। यानी पहला अगर डच यात्री की अगर हम बात करें 1620 में आया था, उसका नाम था फ्रांसिस्को पेलसट। अब जहांगीर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अशोक का जो कौसंबी स्तंभ है जो कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इत्मत-दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया। ये इसलिए खास है क्योंकि ये मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत ऐसी पहली इमारत है जो कि सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। ये जो जंजीर है वो शाहजहां ने सोने की बनवाई थी, जो आगरा के किले शाहबुज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे पर लगवाई गई है। जहांगीर अपने पिता की तरह धर्म प्रेमी था और अपने शासनकाल में सभी नशों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब हम यहाँ देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज़ हमने रखी है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले है कि जात एवं सवार पद है वो प्रदान किए जाते थे। मनसबदार जो है आनुवांशिक अधिकारी होते थे। फिर उसके बाद है कि मनसबदारों के 3 वर्ग थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। नीचे दिए कूट में से कौन सा सही है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल में 11वें वर्ष में प्रारंभ की थी। ये बात साफ तौर पर क्लियर हो जाती है। मनसब जो है वो प्राप्तकर्ता के 3 वर्ग में विभक्त थे। सबसे पहले 10 से 500 तक मनसब होते थे, फिर 500 से 2500 तक आमिर होते थे, 2500 से ऊपर आमिर आजम कहलाते थे। यानी इसके 3 वर्ग थे। इसके अलावा जात और सवार की दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मनसबदारों को वेतन जो है नगद और जागीर दोनों के रूप में देने जाने की व्यवस्था थी और मनसबदारों की जागीरें स्थानांतरित कर दी जाती थी तथा ये मृत्यु पर जब्त कर ली जाती थी। यानी ये आनुवांशिक या वंशानुगत नहीं होती थी। यानी अगर आपने ज्वाइन किया है तो अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात आपकी जो जागीरें हैं, जो आपकी जो मनसब है उसको जब्त कर ली जाती थी। इस प्रकार मनसबदारी जो है वो आनुवांशिकी नहीं थी। तो इसका सही आंसर होगा ए और सी इज़ द राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन विदेशी यात्री जहांगीर के राज दरबार में नहीं आए? तो
तो निकोलस विलिंगटन के बारे में हमने पढ़ा, ये आया था, निकोलस डाउन्स आया था 1615 में, पाल्को नग आया था 1612 में, रॉल्फ फिंच नहीं आया था। रॉल्फ फिंच आया था अकबर के राज दरबार में, और ये आगरा में पहुंचने वाला पहला यूरोपीय शासक था। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित चित्रकारों में से कैसे माने किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी? तो ये नादिर उल जमा की उपाधि दी थी अबुल हसन को, जबकि नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी किसको? उस्ताद मंसूर को। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित मुगल बादशाह ने किसे अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है? तो ये लिखी जहांगीर ने, जिसे तुजुक-ए-जहांगीरी कहा जाता है, जबकि बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है वो तुर्की भाषा में लिखी है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।